नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ मेला जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक है, एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। वजह है कट्टरपंथी मूल्य और उनकी विचारधारा। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष यानी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक दावा कर दिया, बड़ा विवादित दावा कर दिया। कुंभ का आयोजन वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ की बपौती अब नहीं चलेगी। यह दावा आखिर कर कैसे दिया? मौलाना का यह बयान क्या सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी साजिश, एक प्रयोग है? सवाल यह है कि जब महाकुंभ की तैयारियां वर्षों से चल रही थी, महाकुंभ हजारों सालों से होता चला आया है, तब यह वक्फ की जमीन हो कैसे गई? यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? इससे पहले जब महाकुंभ हुए तब एक यह भी बड़ा सवाल है, आखिर वक्फ बोर्ड की मनमानी और उनकी संपत्तियों का खेल कब तक चलेगा? यह बड़ा सवाल है। क्या यह महज एक धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाने की कोशिश है या फिर सनातन परंपराओं को बदनाम करने का एक और षड्यंत्र है? मौलाना ने न सिर्फ वक्फ की जमीन का दावा किया, बल्कि यह भी कहा कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए जमीन का इस्तेमाल करने दिया। अब आप समझिए किस प्रकार की अंधेरगर्दी इनकी। खैर, उन्होंने हिंदू संगठनों पर संकीर्ण मानसिकता का आरोप लगाया, सो अलग। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। उन्होंने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए मौलाना पर गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ की जमीन आखिर तय कौन करता है? और यह विवादित बयानबाजी महज धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को क्या हुआ था। 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों की एंट्री मिलेगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश ना करे, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कोई भी जो कट्टरपंथी विचारधारा का है, कोई भी जिहादी है, वहां ना जाए। अब इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, जिसके बाद वक्फ का यह दावा सामने आ गया। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा है वो आपको दिखाएंगे। इस पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर, ये पहले आप फटाफट सुन लीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे इस पर। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है
कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो महाकुंभ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहने की कामना जहाँ से की जाती है, आप देखिए कि किस तरह के नीच लोग हैं कि वो अपनी मंसूबों को, कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। महाकुंभ के हाईजैक का मजहबी एजेंडा क्या है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद एक एक करके सभी से सवाल लेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है पंडित राज मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित राज मिश्रा जी, आपका भी पंडित राज शर्मा जी हैं, सॉरी, स्वागत है आपका पंडित राज शर्मा जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ में सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आमतौर पर बैठते हैं। स्वामी जी, आपका भी स्वागत है। और मधुर जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत स्वागत है। और अमितोष पारिक आपको दिखाई दे रहे हैं, VHP के प्रवक्ता है। अमितोष, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा, मुझे इंतजार है कि कोई मुस्लिम का पक्ष रखने के लिए कोई मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेगा। कोशिश यही है कि उनसे, उनकी मानसिकता पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन शुरुआत में करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल साहब से। विदु रावल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो महाकुंभ में वक्फ की एंट्री, ये कैसी अंधेरगर्दी, इसको किस प्रकार से देख रही है आपकी पार्टी और आप? आशीष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिंदू समाज के, सनातन समाज के जितने भी जो आयोजन हैं उनको विवाद में डालने का प्रयास कुछ लोग लगातार करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने अपने समय पर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्रवोक करने का एक बड़ा कारण बन सकता है। ये कारण एक बन सकता है हमारा जो एक महा आयोजन हो रहा है, महाकुंभ, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, आदिकाल से जो चलता आया है, जब इस्लाम और ईसाइयत का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से जो आयोजन चल रहा है, और जिस भूमि पर, जो त्रिवेणी की भूमि है, जो गंगा के किनारे की भूमि है, गंगा के बिल्कुल साथ में जो संगम की जो जमीन है, प्रयागराज की जो जमीन है, जब वहां पर, जब से वहां महाकुंभ चल रहा है, उसके बहुत सैकड़ों हजारों वर्षों बाद जो है आकर इस्लाम और ईसाइयत का जन्म हुआ, तो उसको किसी प्रकार से विवाद में डालना मुझे लगता है बहुत घृणित है, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल जी, मैं आपसे समझूंगा कि आखिर इनकी मनमर्जी कब तक चलती रहेगी और किस प्रकार से वक्फ बोर्ड नामक जो बीमारी है वो खत्म होगी देश से। सरकार आपकी है, इसलिए आपका जवाब यहां बनता है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं इस विषय पर। पंडित राज शर्मा जी, आप किस प्रकार से देखते हैं वक्फ बोर्ड की इस मनमर्जी को? आप अनम्यूट हो जाइए, पहले रिक्वेस्ट है कि मुझे लग रहा है कि आप म्यूट होंगे, अभी एक बार अनम्यूट हो जाए फिर अपनी बात रखिए। जी, आवाज आ रही होगी। जी, मैं एक बात कहता हूँ, ये सब रद्दी वाली बातें। साबुद्दीन साहब जिस स्थिति में है, जिस शख्सियत है, वो मैं बार बार कह चुका हूँ, उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए और उस व्यक्ति को वो बयान नहीं देना चाहिए जिसके बयान से कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या है, कुंभ हो रहा है, अगर मैं सोचता हूं आप मेरा सम्मान करें तो मुझे आपका भी सम्मान करना। साबुद्दीन साहब एक समुदाय के एक धर्म गुरु हैं, उन्हें सोचना चाहिए अच्छा खासा कुंभ चल रहा, होने दीजिए। लेकिन इसके जिसकी जड़ में जाना पड़ेगा, जहां पे साबुद्दीन साहब खेल रहे हैं, मैं दावे के संग कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा ये चरित्र खड़ा किया जा रहा है। कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, साबुद्दीन साहब ने कह दिया। साबुद्दीन साहब रजवी साहब से नहीं, एक सेकंड पंडित राज शर्मा जी, मैं लेट मी क्लियर हूं, एक सेकंड प्रोफेसर रावल जी, एक मिनट। जिस मौलाना ने ये बयान दिया, जिसको आप साहब कह के संबोधित कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं है, प्रयागराज का स्थानीय मुसलमान ये बार बार कह रहा है मीडिया के सामने आकर कि ये वक्त की जमीन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट मौलाना जिसने ये कहा, ये हर मुसलमान की विचारधारा, ये हर मुसलमान की सोच है। वो तो कहता है संसद हमारी जमीन पर, वो कहता है कि राष्ट्रपति भवन हमारी जमीन पर, वो कहता है कि पंडित राज शर्मा भी उनकी जमीन पर रह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस विचारधारा की बात हो रही है, इस कट्टरपंथी सोच की बात हो रही है, इस पर कुछ कहिए।
आपके चेहरे में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं है। आप इस वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ बोर्ड, एक मिनट, जो ये वक्फ बोर्ड के रूप में भूमाफिया काम कर रहे हैं, ये किसी को भी अपनी जमीन बताए दे रहे हैं, इस पर आप उस मौलाना को साहब कह के संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, जो इस प्रकार की बात कर रहा है। कम से कम हमारे धार्मिक आयोजन तो छोड़ दो भैया। ये आपके शिष्टाचार होंगे कि मुल्ला कुछ कह दो। मेरे शिष्टाचार किसी भी आदमी को गलत शब्द कह के संबोधित करने का मेरे शिष्टाचार नहीं है। वोट देन आपकी है, वक्त वोट देन जब आपकी है तो आपको जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही। संबोधित करूं उनको? क्या सिखा रहे हैं आप मुझे उम्र में छोटे होने के बाद? वक्फ बोर्ड किसकी देन है? वक्फ बोर्ड किसकी देन है? अरे धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान की प्रस्तावना में जो चीजें हैं उसके उलट, नहीं उसके उलट किसी एक समुदाय को अल्पसंख्यक के नाम पे, किसी एक समुदाय को वक्फ के नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट देना किसने शुरू किया? अरे जवाब दीजिए पंडित आश्रमा जी, मुझे मत सिखाइए, आप मुझे ये बताइए वक्फ बोर्ड नाम की बीमारी देश में कैसे आई? वक्फ बोर्ड नाम की बीमारी देश में कैसे आई? मैं आऊंगा इस पर, नहीं 10 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात आप रख लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं जल्दी से। लेट मी क्लियर व्हाट यू वांट टू लिसन, लेट मी क्लियर। मैं क्या सुनना चाहता हूं जरूरी नहीं है। आपकी और आपकी पार्टी की क्या विचार है इस पर, यह बताइए। वक्फ बोर्ड नामक बीमारी जो देश में है उस पर कहिए कुछ। बीमारी तो मैं फिर कह दूं, बीमारी तो आप जैसे चैनल भी है इस देश के लिए जो एक एजेंडा चला रहे हैं। हाँ, ये हो गई बात। जब आप दुखती हाथ रख दो तो ऐसा ही होता है, दुनियाओं को बर्बाद करते हो। ठीक है, आप जैसे चैनल चला रहे, बने रहिए। एक मिनट शर्मा जी रिक्वेस्ट, आप बने रहिए आप। बहुत सारे मेहमान, सबका एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, उसके बाद में खुलकर चर्चा करेंगे इस पर। बहुत सारी चीजें मेरे पास भी है, बहुत कुछ बोलने के लिए आपके पास भी जाहिर तौर पर होगा। हमारे साथ अशोक तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक तिवारी जी, आपकी सरकार जब थी तब भी कुंभ हुआ था, तब ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। अब एकाएक इस प्रकार का दावा किया गया कुंभ की तरफ, कुंभ को लेकर एक मौलाना के द्वारा कि ये जो कुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी का टेक क्या है इस पर? जी भाई जी, अशोक तिवारी। देखिए, हमारा महाकुंभ जो है सनातन संस्कृति का एक महापर्व है जी, जो कि देश भर से श्रद्धालु आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, विश्व में इसका एक नाम है, विश्व भर से लोग आते हैं। यह एक बहुत बड़ी संस्कृति का हमारा प्रतीक है और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक है। इस महाकुंभ में हमें अमृत पान करते हैं। जी, ये तो हो गया, ये तो परिभाषा हो गई कुंभ की। ये बताइए, जो एक मौलाना ने कुंभ को लेकर ये दावा किया है कि ये जमीन जो है जहां पर ये पूरा कुंभ क्षेत्र है वो वक्फ की जमीन है, इस पर समाजवादी पार्टी का टेक बताइए सर। शायद मुझे आप जानते नहीं, मैं उसी पर आ रहा था, बीच में आपने बोल दिया। जी, हमको मुकेश जी जानते हैं, लावनी जानती हैं। जी, आप जानते ठीक से नहीं। कोई बात नहीं सर, जान जाएंगे धीरे धीरे। अभी आप इस पर बताइए प्लीज। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। जी, सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये महापर्व है, भारतीय संस्कृति का अनूठा पर्व है जी। ये हमें शिक्षा देता है, आध्यात्मिक चेतना देता है जी, अमृत पान कराता है। ये विश्व स्तर का पर्व है और इस पर्व पर ऐसी टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पर्व प्रयागराज की जो धरती है, परम पावन धरती है, वो सनातन संस्कृति की धरती है। वहां पर हमारा पर्व ऐसे ही मनाया जाएगा, समाजवादी पार्टी का इस पर देखिए, यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे, एक मिनट तिवारी जी, यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे ये आपका बयान नहीं होगा, वो पार्टी का बयान होगा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे विचार हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपके विचार है, आपके विचारों का स्वागत है। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कट टू कट जवाब दीजिएगा। कुंभ की मनमर्जियां आखिर क्यों चल रही हैं? क्या ये चलनी चाहिए या इस पर तत्काल विराम लगना चाहिए? कट टू कट जवाब। कोई मनमर्जी, कोई किसी को बोल देने से कुछ हो जाएगा? कोई मनमर्जी नहीं चल रही है। कुंभ में जो व्यवस्था है वो कमजोर है। अभी योगी सरकार ने ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, वाच टावर नहीं बना पाए हैं, पुलिस का हेडक्वार्टर नहीं बन पाया है। ये कमियां जो है, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, इसकी चिंता हमें है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी इस चीज को है कि आप जो है कहिए तो हम अपने कार्यकर्ता भेज दें, ठीक है, अपनी पावर लगा दें, ये जो व्यवस्था ठीक कर दें। ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। महापर्व है, ये मजहबी फरमान है, ये मजहबी फरमान है तिवारी जी,
ये मजहबी फरमान है, लेकिन ये जिहादी अरमान कभी पूरे हो नहीं पाएंगे, इस बात को तमाम मूल्य जानते हैं। लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा आप बने रहे। देखिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान, मैं चाहूंगा एक एक करके सभी से बातचीत हो जाए, फिर दूसरे राउंड में आऊंगा और बहुत सारी चीजें जो है वो आपसे समझूंगा। आप बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी जी, नियमित अंतराल पर अब हमारे चैनल पर आते हैं। स्वामी जी, आप किस प्रकार से देखेंगे इन वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम आ रहे बयानों को? कभी ये कह देते हैं संसद भवन इनकी जमीन पर है, कभी कह देते हैं राष्ट्रपति भवन इनकी जमीन पर है, कभी कह देते हैं सुरेंद्र स्वामी जी या सुदर्शन न्यूज इनकी जमीन पर बना है। किस प्रकार से देखे इस वक्फ बोर्ड को? इसको संज्ञा वक्फ बोर्ड की दे या भूमाफिया कहें क्या? देखिए आशीष जी, मेरा तो सीधा सीधा मानना है जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के अंदर कहा कि जो वक्फ बोर्ड का कानून है जी वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ बनाया गया। तो जो कानून संविधान के खिलाफ है उसको हम तो मानते नहीं। अब वक्फ कुछ भी कहता रहे, उससे क्या होगा? जब देश के प्रधानमंत्री ने संसद, अब तो जो होना है ना वो एक खाली फॉर्मेलिटी, टेक्निकल चीजें हैं कि ये कितना इसमें संशोधन होगा या इसको निरस्त किया जाएगा, वो तो टेक्निकल। दिया बुझने से पहले स्वामी जी फड़फड़ा रहा है क्या? नहीं, फड़फड़ाहट की तो मैं अब आपको ले चलूंगा 1947 में जी। देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, सब मानते हैं इस बात को। बिल्कुल। मुसलमानों ने इतनी ऐसी, वो बोलते हैं ना दरिया दिली दिखा रहे हैं, उस समय उन्होंने ऐसी दरिया दिली दिखाई, बोले कि हम हिंदुओं के साथ भारत में नहीं रह सकते, हमें देश चाहिए। धर्म के नाम पर उनको देश दे दिया जी। 23% उनकी आबादी थी, 35% देश का हिस्सा दे दिया। जब हिस्सा दे दिया तो झगड़ा खत्म, भाई भाइयों में बंटवारा हो गया, झगड़ा खत्म। अब जो यहाँ रह गए तो वो तो उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जमीन उसकी नहीं है जिस पर वो रह रहे हैं। वो अपनी मर्जी से रहे, हमने आपको रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जमीन आपकी हो गई। हमारे हिंदू भाई भी वहां रह गए थे पाकिस्तान में। अभी यही बात, अब हैरानी हास्यास्पद यही है स्वामी जी, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं क्योंकि अभी हम बहुत सारे मेहमान हैं, मैं उनका भी एक ओपनिंग रिमार्क लूंगा। लेकिन सर, हैरानी इस बात को लेकर हो रही है, हास्यास्पद ये हो जाता है, जो आपने कहा वहीं पे मैं शुरू करूंगा। आपने ये कहा कि हमने जमीन दे दी, वो रहने लगे, लेकिन आज के समय में जो मुसलमान है इस देश का, वो ये कह रहा है वक्फ के दावों को लेकर कि ये हमारी दरिया दिली है कि वक्फ की जमीन पर हम होने दे रहे हैं महाकुंभ। ये बहुत बड़ा एहसान उन्होंने कर दिया, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमने कई बयान सुने प्रयागराज के कई मुसलमानों को इस प्रकार की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? उनकी मनमर्जी आखिर कब तक इस प्रकार की चालू रहेगी? इसका कोई स्थायी समाधान है या नहीं है, इस पर बात होगी। हिंदू धर्म गुरु हैं मधुर जी महाराज। मधुर जी महाराज, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है, सुदर्शन एक ऐसा चैनल है कि जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के पूरे विश्व में लेकर के चल रहा है, और बिल्कुल मैं जीवंत शुभकामनाएं दूंगा कि सदैव ऐसा होता रहे जी। इसमें इस पैनल में पूरे बड़े ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और गोस्वामी जी, हमें लगता है गोस्वामी जी बड़े अच्छे विद्वान भी हैं और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जी। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण समाज बैठा हुआ है उसको ये समझना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर चैनल पर बैठ करके राष्ट्र के लिए एक धर्म की बात अगर उठा रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। उम्र ऋषियों मुनियों की भी बहुत ज्यादा थी, 88,000 ऋषियों की, लेकिन सुखदेव 12 वर्ष के थे, उन्होंने कथा सुनाया था। तो विषय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कब कहां कैसे बोल रहा है, किस व्यक्ति के द्वारा एजेंडा क्या चलाया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं गोस्वामी जी को शुभकामनाएं भी देता हूँ जी। देखिए, वक्फ जो है, इनके जितने भी पीर हैं, जितने भी मौलाना हैं, ये रास्ते के किनारे एक्सीडेंट में ही मरते हैं और वही मजारे बन जाती हैं इनकी। इनका वही वक्फ बोर्ड आकर के इनकी जमीनें वहीं घोषित करने लगता है कि इस पूरे हाईवे पे जहां ये मरे हुए हैं पीर जी, इनकी यहीं समाधि बना दीजिए, इनकी हरी चादर चढ़ा करके और यहाँ वक्फ की जमीन दे दीजिए। आप विश्वास मानिए कि सनातन का यह पावन पवित्र पर्व ये आज से नहीं, ये जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि जैसी परंपराओं में देवताओं ऋषियों द्वारा मनाया गया है एक पवित्र पर्व है, जहां साक्षात त्रिवेणी विराजमान है और भरद्वाज मुनि ऋषि का आज भी आश्रम है। यदि पूर्व इतिहास को खंगाला जाएगा तो वहां जितने भी अभी भी मुसलमान जितने भी प्रयागराज के आसपास हैं, मुझे लगता है कि वो आकर के जबरदस्ती बसे हुए हैं और वो सारी जमीनें हिंदुओं की हैं, राजाओं की हैं। अगर इस पर वास्तव में इसकी प्रतिक्रिया देखी जाए तो पार्टी को छोड़ करके अगर ये मतलब क्या ये माना जाए यहाँ पर मधुर जी महाराज की मुसलमानों की कुंभ में एंट्री बैन जब की गई,
जब बाकायदा इसको लेकर बयान दिया गया, तमाम संतों ने हमारे ये बयान दिया, उसके बाद ये मुल्ले बौखला गए हैं। इस वजह से इस प्रकार के बयान दिया जा रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इस प्रकार की अंधेर गर्दी ये जो करते हैं, ये मुगल चले गए लेकिन मुगलिया सोच नहीं जा रही है। इसका क्या इलाज है, इसके बारे में भी मैं आपसे समझूंगा, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ अमितोष पारिक साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। अमितोष पारिक, आप किस प्रकार से देखते हैं इसे? क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एंट्री बैन हुई, इसकी वजह से ये बौखलाहट में कह रहे हैं, क्या इनकी कट्टरपंथी विचारधारा बार बार इस प्रकार के बयान इनसे दिलाती है? आशीष, देखिए, निरंतर रूप से जब भी हिंदू के त्योहार आते हैं वो एक डिबेट का माध्यम बन जाता है कि उन त्योहारों के सेक्युलरिज्म की से बोलने लग जाते हैं। लेकिन जब एक आप जनाजे निकालते हैं, ताजे निकालते हैं, तब शिया आपस में लड़ते, तब सेक्युलरिज्म कहीं नहीं दिखता। आपकी जब हम कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ की एक परिभाषा है, वो है बहते बहते सागर में समान नदियां में नियति है, तो स्वयं सागर की नदियों में समाहित होता वो कुंभ है। और यही कुंभ है जहां संगम मिलता है। अभी आपके माध्यम से अशोक तिवारी जी कह रहे थे, 2013 के कुंभ की बात बता रहे थे। 2013 में कुंभ में कैग की रिपोर्ट आई थी आशीष, वो कैग की रिपोर्ट ही कहती थी कि चर्चा भी कर चुके हैं, उस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं इसी कार्यक्रम में, राइट। और वही 2013 में मुजफ्फर में दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और वहां पर हमारे साधु संतों को एक जगह रहने के लिए भी कुटिया भी नहीं मिली थी, जब समाजवादी पार्टी ने कहता 111 सड़कें बनानी थी, 60% ही बना पाए थे। इस तरह का तो इन्होंने कुंभ कराया था। क्यों? क्योंकि आजम खान जो सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो कहते हैं गांजा जाता है, वो उस कुंभ के चेयरमैन बने थे। अब वक्फ की बात करते हैं तो देखिए वक्फ में क्या दिक्कत आ रही है। वक्फ में यह दिक्कत आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम एएमआईएम की जो प्रवक्ता है और एएमआईएम की जो फाउंडर है ओवैसी जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वक्फ की जमीन है। ऐसा संभल में भी पुलिस चौकी बन रही थी, तब कहा कि वक्फ की जमीन है। और इनका इतिहास रहा है कि 14 करोड़ का लोन वक्फ के नाम पे ले लेते हैं और दे नहीं पाते। मुझे लगता है कुंभ जो है, जिसके लिए आशीष में क्लास बात करता हूँ, कुंभ जिसके लिए लोग कहा जाता था एक सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल लोगों के द्वारा कि एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का प्रतीक है, ये रेडिकलाइजेशन का प्रतीक है। आज वो लोग वहां पे दुकानें लगाने के लिए हतोत्साहित हो रहे हैं, उनको वहां दुकानें मंगा जा रहे हैं, जिनकी कुरान कह रही है कि आप किसी भी फॉल्सहुड लोगों के फेस्टिवल में मत जाए, लेकिन इनको जाना है, वो वक्फ की जमीन आ जाएगी। इस सब तरीके का एक सोकॉल प्रोपेगेंडा है, फॉल्स नैरेटिव है, हिंदू त्योहार है, इससे इसको प्रॉब्लम हो रही है, खलबली हो रही है। खलबली होने दीजिए, कुंभ पहले भी होता था और आज भी और हमेशा होता है। मैं शर्मा जी को पुनः शामिल करूंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर रुद्र रावल साहब, उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। शर्मा जी, वक्फ हर संपत्ति पर कह दे कि हमारी जमीन है वो ठीक, लेकिन अगर कोई हिंदूवादी संगठन, कोई संत ये कह दे कि फलाना मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करने लग जाती है। ऐसा विरोध वक्फ बोर्ड के लिए क्यों नहीं किया जाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब बताइए। पहली बात तो आप बिल्कुल, मैं आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूं। कर दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अब आप जब कहते हैं ना, सुनने क्या टॉकेटिव, हमने बिल्कुल सुन रहे हैं शर्मा जी, सुन रहे हैं, प्लीज सुनिए। प्लीज, मैं ये कह रहा हूं, जो कानून का काम है, कानून के काम पे, कानून ईमानदारी से अगर न्याय हो रहा है, उस पे कांग्रेस पार्टी का कोई भी आरोप नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे आप ही से एक सवाल पूछना है। आप लोग अगर साबुद्दीन साहब ने कह दिया, उनके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप इतना महत्व क्यों देते हैं? आप नकारात्मक ऊर्जा को क्यों फैलाते हैं? हम उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। हम एक सेकंड शर्मा जी, मैं इसलिए इंटरप्ट करना पड़ जाता है बीच में, क्योंकि आपने मेरे से सवाल पूछ लिया, तो मुझे तो तुरंत जवाब देने की बड़ी चुल है, तो मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा आपको कि आज ये अगर बात हुई है, अगर आज ये बात हो रही है, तो यहां पर इसलिए नहीं हो रही है बात कि ये उसने दावा कर दिया तो उनका हो गया। ऐसा कभी संभव नहीं है। इस्लाम जब दुनिया में नहीं था ना, नामो निशान नहीं था, इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था, उससे ना जाने कितने हजारों वर्ष पहले से कुंभ हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता इससे किसी चीज पर। लेकिन इस विचारधारा की बात हो रही है, यह वक्फ बोर्ड की बीमारी की बात हो रही है कि इस मानसिकता के तहत इस प्रकार के दावे जो होते हैं, इन दावों का क्या है, यह वक्फ बोर्ड का कोई स्थायी समाधान है कि नहीं है, इस पर बात हो रही है। इस प्रकार के लोगों की विचारधारा की थॉट्स की बात यहां पर हो रही। सर, यह बात नहीं हो रही कि उनके कहने से क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, ये हम भी जानते हैं। शर्मा जी, नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने इतनी बड़ी बात बता दी। ये मैंने कहा कि ये सब की जननी, अगर इस सब का जो उत्पादक जो कंपनी है, वो कंपनी है ये भारतीय जनता। प्रोफेसर रुद्र रावल, जवाब चाहिए आपका इस पे। यही कराती है सब। बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है। अगर वक्फ बोर्ड जो कुछ कर रहा है, क्या उसकी जननी भारतीय जनता पार्टी है? ये व्यक्ति जो मौलाना शहाबुद्दीन है, जिसको बड़ी इज्जत नवाज रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी, और साथ साथ उसको भाजपा का व्यक्ति भी बता रहे हैं। मैं उसकी जरा पुरानी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं।
ये कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। और मैं अगली जो तस्वीर दिखाऊंगा इसमें आप देखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को अखिलेश ने धोखा दे दिया, ऐसा कह रहे हैं। देखो कितना मर्म था इसके मन में 2022 में कांग्रेस की एक भी सीट ना जीतने का, कितना कितना दर्द था इसके मन में। ये अखिलेश यादव को, जो कि प्रवक्ता जिसके बैठे हैं वो बता देंगे, अखिलेश यादव तक को दोषी दिखा रहा है। इसके अलावा मैं अभी एक और इनका अभी जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने इनका समर्थन लिया, बाकायदा फतवा जारी करवाया, और आज ये भाजपा का व्यक्ति हो गया। ये फतवे का मैं जो है कॉपी दे रहा हूं आपको, जवाब ले लीजिएगा। हाँ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जिसके अध्यक्ष है ये व्यक्ति, मौलाना को भाजपा का आदमी बताया, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर बैठे हैं। मुझे तो इतनी सी बात बता दो कि आप अभिराज शर्मा और सुनिए, अभिराज शर्मा और अभी और बेशर्मी उतारूंगा तुम्हारी, सुनिए अभी सुनिए, केवल यही नहीं, 2022 से ये व्यक्ति लिमिट क्रॉस मत करना। हाय कांग्रेस पार्टी हार गई, हाय प्रियंका गांधी राहुल गांधी के गढ़ में कांग्रेस क्योंकि अखिलेश ने धोखा दे दिया। इसके बाद शर्म तो है नहीं तुम्हें, शर्म भूल चुके। अच्छा एक मैं और बात से हैरान हूँ, ये तो मैंने बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दोगे आप? आशीष, क्या मुझे मेरी बात कहने का अवसर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन शर्मा जी भी बीच बीच में कुछ बोल रहे हैं, शर्मा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं इसी बीच। गंदी जबान से भाजपा का नाम निकला, मैं चाहता तो उसका उसी समय मुंह तोड़ देता, लेकिन मैंने अपने समय का इंतजार किया। अब एक बार इनको शांत करवाओ। एक सेकंड, मैं इनको शांत करा रहा हूँ, मैं शांत करा रहा हूँ। एक सेकंड प्रोफेसर, नहीं विदुरावल जी, एक सेकंड विदुरावल जी, एक सेकंड 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए रावल जी 10 सेकंड सुन लीजिए शर्मा जी की बात। 10 सेकंड, बड़े बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। शर्मा जी की बात सुन लीजिए। बता दिया, अरे 2 बार बकवास सुन ली, सुन लीजिए 10 सेकंड, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोला। नहीं बहुत समय नष्ट कर रहे हैं। एक मिनट, प्रोफेसर विदुरावल, एक सेकंड, मेरी गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। शर्मा जी 10 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से, बहुत बीपी हाई है आपका। कुछ नहीं कहना इस व्यक्ति ने, कुछ नहीं, बेशरम है ये लोग। अरे इटालियन आंटी के डॉक्टर इटालियन आंटी के दो के पी रखे, क्या शर्म है इनके मन में? अरे छोड़ो इसको, आशीष, डिबेट का समय नष्ट हो रहा है, डिबेट का समय नष्ट हो रहा है। ठीक है शर्मा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, आपका जो विषय है उसको उठाया जाएगा, उस पर बात भी हम करेंगे, बहुत सारे प्रवक्ता उनकी भी बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विदुरावल साहब, आपको भी मौका दोबारा मिलेगा। स्वामी जी, मैं आऊंगा आपके पास और समझूंगा कि हिंदू अगर कहीं क्लेम कर दे कि हमारा मंदिर है तो उस पर 20 लोग विरोध करने खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तथाकथित भूमाफिया वक्फ बोर्ड है, ये कुछ भी बयान दे दे, कहीं पर कुछ भी दावा कर दे, इसका विरोध कोई नहीं करता, कोई राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करना, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इस पर कुछ नहीं बोलती हैं। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। बपौती नहीं चलेगी, ये विषय इसलिए हम आज लेकर आए हैं क्योंकि संसद भवन वक्फ बोर्ड का, राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड का, ये पूरा देश वक्फ बोर्ड का ऐसे दावे वक्फ बोर्ड करता रहता है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा को इतनी मजबूती कैसे दिन पे दिन मिलती चली गई? क्या इसकी बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी भी बात होगी? स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी का मैं रुख करूंगा। स्वामी जी, आपका टेक यहां जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप इस पर संक्षेप में जरूर जवाब दीजिए, उन तमाम ऐसी विचारधारा के लोगों का जो हिंदू मंदिरों के क्लेम पर तो विरोध करते हैं लेकिन वक्फ के किसी दावे पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं, वजह भी जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए, जहां तक राजनीतिक पार्टियां हैं तो ये सब जानते हैं, ये तो जग जाहिर है, कोई ऐसी नई बात नहीं है कि इन्होंने जातियों में बांटकर, और खास तौर से यूपी और बिहार में एक जाति प्लस मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर, और कांग्रेस पार्टी तो गैर मुस्लिम की लीडरशिप की पार्टी है, इसलिए वो तो ये करेगी, उससे कोई आपको दूसरी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो वो इसी तरह से राजनीति करते रहे, और अब जब वो गिरते जा रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में और उनकी हार होती जा रही है सब जगह, तो वो और भी परेशान हो रहे हैं कि वो क्या करें। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहता,
अब हिंदू कोई किसी से हाथ जोड़ के विनती नहीं करना चाहता कि भाई ये मेरी जमीन है कि तुम्हारी जमीन है। हम ये मानते हैं, हिंदू इस देश का ये मानता है कि जो जमीन मुसलमानों की थी वो उनको दे दी गई है। भारत में जो जमीन है वो सनातनियों का है। आप यहाँ रहिए, मुसलमान दूसरे धर्म के लोग बड़े मजे से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जमीन है वो सनातन की है, वो हिंदुओं की है। जिन मंदिरों को तोड़ के आपने मस्जिदें बनाई वो भी सनातन की है, और जिनको आप अपनी क्लेम कर रहे हैं वो भी हमारी है। तो ये बात अब हिंदू को समझ में आ गई है। अब हम ये कि भाई वो हम ये कह रहे हैं वो ऐसा क्यों नहीं, अब उसको कोई गांठता ही नहीं है। अब ये विषय ही नहीं है कि संभल में हम उनसे कहें कि भाई आपकी जमीन है कि हमारी जमीन है। संभल हमारा है, संभल क्षेत्र हमारा है, सारे पौराणिक उसके नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ स्वामी जी कहीं ऐसा ना हो कुंभ के बाद वक्फ ही ना बचे। खेलना चाहते हैं, ये देश सनातनियों का है, ये बिल्कुल है, निस्संदेह है, और निस्संदेह है, कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इसका कोई आधार नहीं है इनके इन बयानों का। ऐसे मौलाना आते हैं कुछ भी बोल देते हैं। अब ये कह देंगे कल को सुदर्शन न्यूज चैनल हमारा जो है वक्फ की जमीन पर बना है, या आप और आपका पड़ोसी का घर जो वक्फ की जमीन पर बना है, तो उनके दावों से कुछ होता जाता नहीं है, उसको इतना गंभीरता से हम नहीं लेते। लेकिन स्वामी जी इस विचारधारा की, ये गैर संवैधानिक कानून है, हम मानते ही नहीं। मोदी जी को मानते हैं, उन्होंने कह दिया गैर संवैधानिक, हम वक्फ को मानते ही नहीं। बिल्कुल, जब मोदी जी ने कह दिया ये कानून ही गैर संवैधानिक है, बिल्कुल, तो हम क्यों मानेंगे? अब ये लेकिन मैं वही नहीं समझ पाता हूं, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूं। जब मैं वही शर्मा जी से मैंने सवाल पूछा, जो पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए, तो वो मेरे पर नाराज हो गए। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष देश में एक विशेष समुदाय को अल्पसंख्यक के नाम पर, इस वक्फ के नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी गई शुरुआती दौर में जब देश का बंटवारा हुआ? इस पर शर्मा जी कुछ बोलते हैं तो फिर मेरे ऊपर भड़क जाते हैं आप शर्मा जी। मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा इसका जल्दी से। वो पार्टी मैं इतना बात कह रहा हूं, मैं दो बातें कह रहा हूं अभी। स्वामी जी एक सेकंड, शर्मा जी का रिएक्शन ले लेते थोड़ी किया है। भाई जरा जल्दी से छोटा छोटा जवाब चाहूंगा, छोटा जवाब चाहूंगा, मेहमान और हैं, समय सीमित है। शर्मा जी। आसिफ भाई आपने कहा ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। दूसरी बात सुरेंद्र साहब की कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र जिसका अर्थ है इंद्र, देवता का राजा, और इन्होंने कह दिया हिंदू अब जागा, सीनियर सिटीजन है। लानत है मेरे देश के ऐसे सीनियर व्यक्ति पे जो कह रहा है अब जागा। अरे आप क्या सिखा रहे हो देश को भाई? आप अब जागे तो देश के अगर कहीं पे भी कुछ नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी सुरेंद्र भाई आपकी है, आपको जाती है। इस चैनल में आप माफी मांगो। तो किस प्रकार के नुकसान की बात कर रहे हैं आप शर्मा जी? किस चीज की माफी मांगे शर्मा जी? किस चीज की माफी मांगे? मैं बता देता हूँ, मैं जिम्मेदारी लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को अल्पसंख्यक में हमारी जाति, गोस्वामी जी आप भी ब्राह्मण हैं, मेरी बात समझना। तिवारी जी, स्वामी जी का पता नहीं, शायद स्वामी जी ब्राह्मण होंगे। मैं तो हिंदू हूँ, मेरी कोई जात नहीं है। मैं तो हिंदू। ये कांग्रेस पार्टी का जातियों में बांटने वाला जो गेम है ना शर्मा जी, वो कम से कम डिबेट में तो ना करिए। अरे आप शर्मा जी कम से कम डिबेट में तो जातियों में ना बांटो। यहाँ कौन सा आपका वोट बैंक बन रहा है? ये 4 पैनलिस्ट बैठ के अगर आप बता देंगे कि गोस्वामी ब्राह्मण है, स्वामी जी की पता नहीं कौन सी जाति है, और ये अमितोष पारिक ना जाने क्या है, इस प्रकार की बातें करके वही वाली सियासत आप यहाँ भी कर, आदत से मजबूर है क्या? आप पूर्व ग्रह से ग्रसित हो, आपको हमारी बात आदत से मजबूर है क्या शर्मा जी? खैर तिवारी जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं। और मैं ये वक्फ बोर्ड का जन्म कहां से हुआ और इसकी आवश्यकता क्या थी देश में, इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। शर्मा जी इस पर मैं आपका रिएक्शन भी लूंगा। लेकिन तिवारी जी, सारी बातें आपने सुनी, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप अब नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि इस पर आप खुलकर अपना स्टैंड क्लियर करिए। तिवारी जी जी गोस्वामी जी सुन रहे हैं? आगे बोलिए सर। हेलो जी सुनाई दे रही, बोलिए एक बार उन्हें। गोस्वामी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, सनातन संस्कृति का महापर्व है कुंभ। कुंभ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कौन कहते हैं, प्रयाग की पावन धरती को हम तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का राजा कहते हैं जी। वहां की धरती बहुत पावन है और ये बहुत पावन कुंभ हो रहा है। इस पर सुरक्षा व्यवस्था के पर सवाल उठते हैं। ये अच्छे से हो जाए,
इसमें कोई अप्रिय घटना ना हो। सुरक्षा व्यवस्था। सुनिए तिवारी जी, मैं जब आपसे प्रश्न पूछता हूं, तिवारी जी ये दूसरी बार है जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूं तो पहले आप एक निबंध लिखने लग जाते हैं, महाकुंभ क्या होता है, महाकुंभ की क्या इतिहास रहा है। उसके बाद जब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं तो आप सुरक्षा व्यवस्था पर आ जाते हैं। अरे कुंभ को लेकर ये दावा वक्फ बोर्ड ने किया है कि ये उनकी जमीन पर हो रहा है, इस पर कुछ कहेंगे महाराज? आपने अभी स्वयं क्लियर कर दिया है कि इसको गंभीरता से आप नहीं लेते हैं। आपकी पार्टी लेती है गंभीरता से कि नहीं लेती है? आपकी पार्टी की बातें अच्छी हैं, आपकी बातों को मैं फॉलो करता हूँ, आप बातें अच्छी हैं। हाँ। ऐसी चीजों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी। रिजवी साहब, कुंभ मेला तो इस्लाम के जन्म से पहले से हो रहा है, तो आज ये वक्फ बोर्ड ये दावा कहां से कर रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है कुंभ? ये अंधेर गर्दी क्यों हो रही है? कहां वक्फ बोर्ड कर रहा है? कर रहा है दावा। वक्फ बोर्ड ने किया, चेयरमैन का बयान लिया आपने? क्या वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है ये हर दूसरा मुसलमान ये दावा कर रहा है। हर दूसरा मुसलमान प्रयागराज का ये दावा कर रहा है। ये शर्मा जी जानते हैं? शर्मा जी जरा नाम बताइए, क्या है मौलाना का जिसने दावा किया है? ये कौवा काल ले गया। देखिए इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। पहली बार, एक मिनट, पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा है और सदियों से आप बता रहे कुंभ हो रहा है, और इस्लाम आने के बाद भी कुंभ होता रहा है, कभी कुंभ रुका नहीं, चाहे मुगलों का दौर हो, चाहे सल्तनत काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का दौर। मैं कह रहा हूं ना, इस्लाम के जन्म से पहले से महाकुंभ हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो अब क्या हो गया? अरे एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं हर जगह ये पूछ चुका हूँ भाई, ये मोदी जी का दौर है कि मुगलों का दौर है? ये मोदी जी का दौर नहीं है, ये सनातन का दौर है। और आज जब महाकुंभ हो रहा है, मुझे जरा आप ये बताइए, चलिए मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ, मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ रिजवी जी, मैं एक बात आपकी स्वीकार कर लेता हूँ। चलो मान लिया वो व्यक्ति कोई नहीं है जिसने ये दावा किया, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की क्या कोई आवश्यकता है इस देश में? भाई आवश्यकता मानो तो हर चीज की है, नहीं तो किसी चीज की नहीं। हुकूमत की है क्या? ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। ये आप लोग कहते हैं संविधान के हिसाब से देश चलता है। अरे भैया, जब संविधान के हिसाब से देश चलता है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, तो आवश्यकता क्या इस वक्फ बोर्ड की? ये कह देंगे संसद भवन हमारी जमीन पर है। ये कल गुजरात में 4 दुकानें खाली करा दी है, ये बोल कर कि वक्फ का फतवा है, वक्फ की जमीन है। ये गोस्वामी जी सुन लीजिए, अरे वो माफिया है क्या ये वक्फ बोर्ड? कौन है ये वक्फ बोर्ड? अरे एक मिनट, कोई माफिया नहीं, गोस्वामी जी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि वक्फ बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है, वो सरकार से ऊपर नहीं है, वो भारत के बाहर नहीं है। हर चीज भारत की है, हर चीज भारतीय है, हर चीज हिंदुस्तानी है। ये बिल्कुल आप ध्यान में बिठा लीजिए। मुसलमान और वक्फ बोर्ड, ये मुगलिया सोच का क्या? जो शमसुद्दीन जैसे मौलाना इस प्रकार के बयान देते हैं, उस सोच का क्या, उस सोच का क्या, वो बताइए। शमसुद्दीन, अरे शमसुद्दीन देश चला रहे क्या? कमाल हो गया भाई। शमसुद्दीन आ जाते हैं, शहाबुद्दीन आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन आ जाता है। की बात इसलिए यहाँ हुई है क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है। आप बने रहेगा हमारे साथ और भी मेहमान, उनकी भी रिएक्शन लूंगा क्योंकि समय आखिरी पड़ाव पे हम डिबेट के, और आप थोड़ा लेट जुड़े रिजवी जी। मैं चाहता आपसे ज्यादा बात कर सकता था, समय थोड़ा सा सीमित है। हमारे साथ मधुर जी महाराज है। मधुर जी महाराज, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया आपको, माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर स्थिति स्पष्ट करिए कि वक्फ को इतना बल आखिर कैसे मिल जाता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। पूर्व सरकारों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, उसे कृत्य ही कहते हैं। जैसे कोई घिनौना कार्य किया जाता है तो उसे कृत्य कहते हैं। पूर्व सरकारों के संरक्षण में तमाम प्रकार के ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं जो गैर संवैधानिक चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा बल मिला है। वो किसी भी गले कूचे मोहल्ले में कहीं भी जो तमाम प्रकार से अपना एक स्थान बना करके और हरी चादरों को चढ़ा करके वहां वक्फ की जमीनों को दर्शा देते हैं। उसमें आज ये अभी जैसे रिजवी जी कह रहे हैं कि वो कौन है, तो ऐसे मौलानाओं के द्वारा जो बयान जारी होते हैं और आजकल के इनके एक धर्म समुदाय के एक जो युवा हैं, अभी प्रोफेसर बिजू रावत तो प्रमाण दिखा रहे थे कि इस मौलाना को कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, वो प्रमाण दिखा रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसे मौलानाओं को, मैं साबुद्दीन को अच्छी तरह जानता हूं, सुन लीजिए आप। ये आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? शर्मा जी, मैं जानता हूं। आप अपना ये आपको तो बस कटाक्ष करना है, इसके सिवा क्या कर रहे हो? ठीक है। अमितोष पारिक आ रहा हूँ, शर्मा जी आ रहा हूँ। अमितोष पारिक वो देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं प्रोफेसर विधि रावल। अमितोष पारिक, इन्हें बता दो गूगल से 2-4 लोग मर गए। ठीक है,
ठीक है अमितोष पारिक, समय सीमित है, संक्षेप में मैं चाहूंगा, वक्फ बोर्ड की देश में कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। उम्मीद यही है कि महाकुंभ खत्म होते होते ये वक्त भी खत्म ही हो जाएगा, इसके बाद इसका ज्यादा कुछ समय बचा नहीं है। लेकिन इस मुगलिया सोच को कैसे खत्म करेंगे देश से, इन कट्टरपंथियों की विचारधारा कैसे खत्म होगी इस देश से, कब इस देश को अपना देश मानेंगे? धन्यवाद आशीष। आज जब पैनल में डिबेट हो रही थी और मेरी उपस्थिति यहाँ थी, तो मेरी उपस्थिति बिल्कुल उस वक्फ बोर्ड जैसी मुझे लग रही थी जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पैनल में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी ही देश में आवश्यकता देखिए संख्या ज्यादा थी अमितोष, संख्या ज्यादा थी, तो इसलिए जो समय थोड़ा कम मैं दे पाया आपको, लेकिन प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं, हाँ, इस देश के अंदर में जब धर्म के नाम पर जब विभाजन हुआ तब हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान दे दिया, लेकिन वक्फ को इस देश में ले लिया। 1991 में वक्फ आया और उसके बाद में निरंतर रूप से 2013 में वक्फ को एक आर्बिट्ररी पावर कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई, जिसमें आपके पैसों से, आपके टैक्स से वहां पे सर्वे होगा, आप उनको पार्टी नहीं बना सकेंगे, और इसलिए 9 लाख एकड़ लैंड वक्फ ने आज क्लेम कर लिया। क्यों वक्फ ऐसे इस्लामिक कंट्री में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, अरब में नहीं है, लेकिन भारत के अंदर में जो सेक्युलर है वो इसलिए सेक्युलर देश में है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में जब इमरजेंसी चल रही थी तो वक्फ को ला दिया गया। आप 1500 वर्ष पुराना मंदिर वक्फ का क्लेम कर लेते हैं। महाकुंभ से पहले वक्फ लैंड नहीं था वो। महाकुंभ पे डिबेट हो रही है, महाकुंभ हो रहा है तो वक्फ का लैंड, कोई 1500 साल नहीं, सब झूठ, वक्फ लैंड क्लेम कर लूंगा, सब झूठ पे मबनी, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। रिजवी कुछ कह रहे हैं, रिजवी जी कुछ कह रहे हैं। अमितोष पारिक एक सेकंड, अमितोष एक सेकंड। देखिए ये सब जो है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें जो चला दिया जाता है। अच्छा, तो सब मतलब जो कहीं कोई नहीं अल्ली बेते जो मौलाना कहे वो सब सही, यही कहना चाह रहे हैं आप? बाकी सब जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते, आप ही स्कॉलर है यहाँ पर। अमितोष पारिक अनपढ़ आदमी, को कुछ पता नहीं है। 1500 साल से कहां पहले, कौन सी जगह बताइए हमें, कहां से आ गया ये, कौन लेकर के आ गया? 1500 साल पहले, 1500 साल पहले। अवसर दीजिए, मैं बता दूं। बिना वजह की बातें जो है, समय मेरे पास बहुत सीमित है, 10-10 सेकंड दूंगा, 1-2 मेहमानों को समय दे पाऊंगा, सीधा मैं प्रोफेसर बुधरावल के पास जाऊंगा, 10 सेकंड आपको, उसके बाद में शर्मा जी आपके पास, जल्दी से। संगम के किनारे जी सदियों से, आदिकाल से कुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जी। जब इस्लाम और ईसाइयत का जन्म नहीं हुआ था। एक बात, दूसरी बात, ये जो कागज ले लेके घूम रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, ये अपने बाप और दादा के कागज तो दिखा नहीं पा रहे थे सीए के दौरान, कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ठीक है शर्मा जी, 10 सेकंड आपको भी। शर्मा जी जल्दी से। शर्मा जी, मैं आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं कि यह आदमी आप ही की पार्टी के लिए काम करता है, जिसने बोला ये झूठ है, ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं इन्हीं जैसे देश के गद्दारों को कि कुंभ ऐसा पवित्र हो रहा है, पवित्र दिन आते हैं, इसको विवादित करो। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। अब बहुत सारे मेहमान हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय जो है हमें इससे ज्यादा की जो है आगे नहीं दे रहा है। मैं आप सभी का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आप समय निकाल कर आए, लेकिन वक्फ की बपौती नहीं चलेगी, ये विषय, इस पर हुई चर्चा। सवाल यही है कि वक्फ को इतना बल कैसे मिल गया, वो किसी भी चीज को अपनी जमीन बता देता है। सवाल यही है कि आखिर ये कब तक चलेगा, इसका स्थायी इलाज कब तक होगा। चर्चा में इतना ही, आज्ञा दीजिए।